नमो नमः। आज हम हमारा और एक दूसरा पाठ लेते हैं जो हमें पढ़ने के लिए बहुत आवश्यक है। ऐसे देखा गया है कि हम अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाते हैं संस्कृत में। क्यों हम नहीं पढ़ पाते हैं? क्योंकि हमने उसके बेसिक में थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया है। तो हम पहले उसको ठीक करते हैं। तो इसके लिए हम पहले तो जाएंगे हमारा सप्तमी कक्षा का जो रुचिरा बुक है उसमें हम चले जाते हैं। और वहां से लास्ट पेज में अ, ये खोले आप सब लोग। तो यहाँ ये दिखाई देगा परिशिष्ट। परिशिष्ट में वर्ण विचार दिया हुआ है इसी बुक में। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ वर्ण के दो प्रकार होते हैं। उसमें स्वर है, व्यंजन है, अयोगवाह इत्युक्ते अनुस्वार तथा विसर्ग है। तो इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। पहले हम तो देखते हैं कि ये जो व्यंजन और स्वर इसमें हम भेद ही नहीं कर पाते हैं। तो व्यंजन किसको बोलते हैं? ये जो क है इसका पाव टूटा हुआ है या आधा क है। ये क और ये क इसमें थोड़ा डिफरेंस लिखता है कि नहीं? तो ये जो है ये क है, क इसका उच्चार करता है क। और इसमें जब ये स्वर मिलता है तो ये पूरा बनता है क। अन्यथा क के साथ ये सब हमारे स्वर है। अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अम अह। ये जो है अम ह ना अ, उ यहाँ तक। तो ये स्वर स्वयं उनका उच्चारण हो सकता है। अ का लिए दूसरी किसी की जरूरत नहीं। ही हो सकता है, आ हो सकता है, ई हो सकता है, उसका उच्चारण वैसे ही हो सकता है। लेकिन ये जो व्यंजन है उनको लाने के लिए स्वर एंड में होना जरूरी रहता है। तो ये व्यंजन अगर ये क है तो उसको अ मिलके क होता है। अगर उसमें आ मिलता है दूसरा तो क प्लस आ तो का होता है। ये मात्रा होती है, इसके ऊपर हम ध्यान ही नहीं देते हैं। हम क ही पढ़ते हैं, का उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। फिर क के बारे में ये रस्व ई है तो की बन जाता है, की। क का की। फिर उसमें दीर्घ ई है तो ये की। ये की और की में फर्क है। ये है की और ये है की। ये है क, ये है का। उसके बाद आता है उ। तो क में उ मिलके कु बनता है, ह्रस्व कु। उसका उच्चार होता है कु। उसके बाद आता है दीर्घ उ। क क अधिक दीर्घ उ कु बनता है। उसके बाद क और ए में बन के बनेगा, ए ऐड करके। तो ये यहाँ मुश्किल और बढ़ती है लोगों की। ये एक मात्रा ऊपर देखते हैं और के बोलते हैं तो सही है। लेकिन जैसे यहाँ दो मात्रा होती है, कई, ये ए है और ये आई है तो ये कई बनता है। ये के और ये कई, इसमें डिफरेंस करना बहुत मुश्किल लगता है सब लोगों को। ये मैंने देखा है। मेरे ये नजर में आया है कि लोग के के और कई में फर्क नहीं कर पाते हैं। तो वो जरा ध्यान से देखना है कि एक मात्रा है तो कई, दो मात्रा है तो कई। और जो ओ है, एक ये ऐसी मात्रा और ये, तो इसको को बनता है। तो इसमें और दूसरा जो औ है तो उसको कौ बनता है। तो को और कौ में डिफरेंस समझ में नहीं आता है लोगों के, और के और कई में। ये तो लोग पढ़ सकते हैं आसानी से, बच्चे क का की कू कू ये तो आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा गड़बड़ी होती है। ये दो मात्रा के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, एक मात्रा है या दो मात्रा है। ये के है, ये कई है, ये को है और ये कऊ है और ये कम है। उसे अभी उसके ऊपर अनुस्वार आ गया तो उसका उच्चार होता है कम। उसके बाद आता है विसर्ग। तो जो विसर्ग आता है, विसर्ग के साथ ये कह बनता है। तो इसका विसर्ग अ के बाद है तो अह, उसके बाद क के बाद विसर्ग है तो कह। तो विसर्ग का उच्चार के बारे में भी थोड़ी गड़बड़ी होती है लोगों की। तो वो भी हम देखते हैं कैसे उच्चार करें विसर्ग का। तो जब विसर्ग के
पहले जो स्वर होता है उसी के हिसाब से उसका उच्चार करना है। तो अगर क है उसके बाद अ मिलता है तो क बनता है, और उसके बाद विसर्ग आता है तो अ अंतिम है तो अह, तो कह, इसका उच्चार होगा कह, अह कह, राम कृष्ण, तो ह यदि होगा। फिर अगर आ है पीछे, क के बाद आ है और उसके बाद विसर्ग है, तो आ के बाद विसर्ग है तो उसका हा होगा, काहा। अ के बाद विसर्ग है तो कह, आ के बाद विसर्ग है तो काहा, बालकाहा, बालिकाहा, मालाहा। फिर ई अगर पहले है, विसर्ग के पहले ई है, क अधिक ई, की बन का है, तो ई है तो इही, इही, ये उसका और उसका ह होगा, इसका हा होगा, इसका ही होगा, ही के बाद है तो किही। उसके बाद दीर्घ ई के लिए भी वही ही। उसके बाद अगर उकार होता है क के बाद, तो विसर्ग का उच्चार उ करने के बाद हु करना है, कुहू, कुहू, भानु, वायु, हु, ऐसे उच्चार करना है। क अधिक उ, कु अधिक विसर्ग कुहू, कुहू, किही, किही, काहा, कह, बालकः, बालिकाः, मालाः, नदी, नदीः, नदीः, मतिः, बुद्धिः, नदीः, नलिनी, हाँ, नलिनीः, तथा कुहु, भानुः, वायुः, तथैव। दीर्घ हो तो भी हुई, वैसे ही करना है, कुहु। हाँ, ये हिसाब से विसर्ग का उच्चार करना है। अब हम देखते हैं आगे चल के कि हमारे जो टोटल व्यंजन है वो कैसे है। ये क है, क ख ग घ ङ, इसको क वर्ग बोलते हैं। क वर्ग में कौन कौन से आते हैं, क ख ग घ, और ये अंतिम जो है वो अनुनासिक होता है, ङ। ङ इसका उच्चार कैसे करना है, ङ, ङ, क ख ग घ ङ, क ख ग घ ङ। उसके बाद आता है हमारा च वर्ग है, तो च पहला होता है उसमें, तो च, छ, ज, झ, इसका उच्चार होता है य, नाक से निकालना है य, ये ङ, ये य। उसके बाद ये ट वर्ग होता है, उसका ट, ठ, ड, ढ, इसका अनुनासिक होता है न, 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 ञ, न। उसके बाद त वर्ग है, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। इसके बाद इसके अनुनासिक नहीं होते, उसको य, र, ल, व और श, स, ह। ये जो लास्ट वाले हैं इनका अनुनासिक बोलते हैं, इसका अनुस्वार के जगह पर भी उपयोग होता है, तो इसको न, य, न, न, म, इससे इस ऐसा उसका यूज करना है। थोड़ा जोड़ाक्षर में भी हमें प्रॉब्लम आता है, मैंने देखा है। तो उसमें के लिए क्या है कि ये क और श मिलके क्ष बनता है, उसको अ मिलके क्ष बनेगा। उसको भी क्ष ये पूरा जा नहीं सकता, उसको स्वर मिलके क्ष बनता है। ये द और य, इसको भी जो लोगों को प्रॉब्लम होता है पढ़ने में, तो द उसमें य मिलके ये द्य है, उसको द्य को अ मिलके ये द्य होता है, अद्य, अद्य, विद्या, तत्र धनाढ्य, अद्य, धनाढ्य न, गद्य, गद्य, पद्य, अद्य, यद्यपि, इसमें सभी इसमें आता है, द्यूत, ये द्य आता है, विद्या, विद्या। तो ये द्य पढ़ने में मुश्किल आती है, तो ये द और य, इसको ध्यान से देखिए, ये रे और इसको ये है तो ये द्य है, इसको बार बार देखे तो याद में आ जाएगा। फिर त और र मिलके त्र बनता है, त्र को फिर अ जोड़ के त्र बनता है, तो ये त्र को ध्यान दीजिए, द्य को ध्यान दीजिए, श को ध्यान दीजिए, द्य को ध्यान दीजिए। फिर ये ज्ञ, इसको इसका उच्चार ज और य है, ज्ञ है। एक्चुअली वो हिंदी पे वाले ज्ञ करते हैं, वो भी गलत है। मराठी वाले ज्ञ करते हैं, वो भी गलत है। एक्चुअली वो ज और य का मिलन होके तो ज्ञ, एक्चुअल उच्चार है ज्ञ।
तो भी ज थोड़ा डिफिकल्ट है, तो न्य कर सकते हैं या ज्ञ करने हैं तो करे, लेकिन एक योग्य उच्चार है ज्ञ, ज्ञ, ज य ज्ञ, 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 ज्ञानेश्वर, ज्ञानम। ज्ञानम बोलते हैं हिंदी वाले, मराठी ज्ञानम बोलते हैं। तो ज्ञ, ज्ञानम, ज्ञानेश्वर, ये सच्चा उच्चार है। फिर प र प्र, तो प्र में अ मिलके प्र, तो ये प्र के बारे में भी ध्यान दीजिए। प्र, य, त्र, द्य और क्ष, ये सब अच्छी तरह से देखो यहां से। फिर द और ध, इसको मिला के भी पहले द और व को मिला के, ये व है ये द है, इसको मिलके द्व बनता है, द्व, द्वंद्व। हाँ, हाँ, द्वाविमौ, ये होता है द और व का द्व, द्व, याचा उच्चार करना है द प्लस व, द्व। विद्वान, विद्वान, विद्वा, विद्वत, विद्वान, ऐसे उसका उच्चार होगा। फिर ये ध है, सिद्ध, बुद्धि, ये ध, ये आधा है, इसको फिर अ मिला के ध, बुद्धि। ये पढ़ने में मुश्किल होती है, तो ये इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करें, और कैसे करना ये सामने रख के बार बार उसका मेरे पीछे उच्चार करें, और फिर उसका लाभ हो जाएगा। बुद्धि, ध। फिर श और र उसके बाद है श्र, इसको श्र बोलते हैं, श्रेय, परिश्रम, श्र, श्रांत, श्रम, श्रेय, ये सब इसके होते हैं। फिर स और ल मिलके स्त्र, स्त्र का भी उच्चार होता है, स्त्र। और फिर यह स्त्र अस्त्र मिलता है, श्रव, इसका ज्यादा उपयोग तो होता नहीं है। अस्त्र, शस्त्र, इसके लिए ये होता है। अब मेरे पीछे एक एक का उच्चारण करो, मैं थोड़ी गैप रखता हूं। क्ष, द्य, त्र, ज्ञ, 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 प्र, 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 द्व, 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 ध, ध, श्र, 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 स्त्र। अब थोड़ी गैप रखिए, पुनः एक बार। क्ष, द्य, त्र, ज्ञ, प्र, द्व, इधर ये द्व आधा, द्व, ध, श्र, स्त्र। ये हिसाब से अगर प्रैक्टिस करें तो आसान है। इसके बारे में अभी थोड़ा सा बोलते हैं। तो यहाँ इसका मतलब क्या है कि जो क वर्ग जो है, हमने यहाँ देखे पुस्तक में, देखिए आप, तो अ आ क ख ग घ ङ, एंड जो विसर्ग है बोलते हैं कह गह कुहू इति, इनका जो उच्चारण है वो कंठ से आता है। यानी किसी को हमें ओठ मिलाने की जरूरत नहीं है, दांत कुछ भी हलचाल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंठ का यूज करके ये आते हैं, इसलिए उनको कंठ बोलते हैं, कंठ। तो अगर इसका मतलब है कि हम ओठ मिला के कोशिश करके देखिए, क ख ग घ ङ बोलने आता है, या कभी नहीं आएगा। ओठ मिला के, ओठ मिला के क ख ग घ ङ बोलो, पॉसिबल ही नहीं है। फिर ये जो प वर्ग का है, प वर्ग, ये यहाँ है, प फ ब भ म, इसको ओठ न मिला के हुए, इसको ओष्टयम बोलते हैं, क्योंकि ये बोलने के लिए हमें ओठ की मिलावट जरूरी है, तो उसको ओष्टयम बोलते हैं। तो प फ ब भ म बोलने के लिए आप ओठ न मिला के देखिए, कोशिश करिए, ओठ मिलाना नहीं है,
पॉसिबल ही नहीं है। और ओठ मिला के क ख ग ग बोलो, वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये हिसाब से वर्गीय व्यंजन किया है इसको। ये क वर्ग वाले, ये च वर्ग वाले, च वर्ग वालों को, ये तालु हमारी ऊपरी जो हार्ड पैलेट होता है उसको हमारी जिह्वा को टच करना पड़ता है। देखिए जीभ बाहर निकाल के च च ज ज ज बोलने की कोशिश करो, होगा ही नहीं, क्योंकि जीभ उसको टच करनी पड़ेगी ऊपर के हार्ड पैलेट को। मूर्धवा, वो तो थोड़ा ट ठ ड ढ न, ये ट वर्ग का जो है उसके लिए जिह्वा थोड़ी उल्टी मार के ऊपर मारनी पड़ेगी। तो जीभ बाहर निकाल के देखिए कोशिश करके, ट ठ ड ढ न बोलने की, पॉसिबल नहीं होगा। तो उसको मूर्धा बोलते हैं, इसको तालु बोलते हैं। च वर्ग इत्युक्ते तालु, क वर्ग इत्युक्ते कंठ, मूर्धा इत्युक्ते ट वर्ग। फिर दांत के नीचे, दांत के पीछे की बाजू को हमारी एक जीभ की अग्रभाग है ना, ये ये दांत को पीछे से मार के त थ द ध न, ये हो सकता है। तो दांत को न टच करते हुए बोलने की कोशिश करो, त थ द ध न, पॉसिबल नहीं होगा। ओष्ठ प फ ब भ म। और ये लास्ट जो होते हैं उनके य क ख ग ग ng, च च ज ज ञ, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म। तो य ng य न न म, इसके लिए क्या हुआ, हमारा नाक का उपयोग हुआ, नासिका से आते हैं, इसलिए उनको नासिका बोलते हैं, अनुनासिक बोलते हैं, ऐसे है। और ये थोड़ा, इसके लिए कंठ तथा तालु दोनों लगते हैं, इसके लिए कंठ तथा ओष्ठ। और ये अनुनास, अनुस्वार जब होता है तो अनुस्वार जब उसका उच्चारण करने के लिए नाक में से आवाज निकालनी पड़ती है, तो उसको नासिका बोलते हैं। चलो, पढ़ने के लिए इतना कुछ आवश्यकता नहीं है इसकी ज्यादा सोचने की, लेकिन ये इसलिए बताया कि ये उच्चारण हमारा बहुत शास्त्रीय है और ये इतना साइंटिफिक है। कोई भी लैंग्वेज इतनी साइंटिफिक नहीं है दुनिया की, और ये इसका हमें अच्छा उपयोग करना चाहिए ना। तो हमारा जो, जैसे ही हमारे उच्चारण बाहर आते हैं वो हिसाब से उसका उच्चार होता है। ये इसलिए हमारी ये विशेषता है। अगर हम इसकी विशेषता को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे तो पढ़ना बिल्कुल आसान है, उसमें कठिन नहीं है। लेकिन हमें जोड़ाक्षर के बारे में देखो, न है उसके बाद यह है तो क्या होता है, न्य। न है उसके बाद यह है तो न्य, न्य न्य प्य। ये पहले कौन सा अक्षर है वो देखना, पहले प है तो उसका उच्चार पहले आधा करना प, उसके बाद यह है तो उसका प्य, ऐसे उच्चार करना। ये हिसाब से जो व्यंजन है वो आधे होते हैं, आधे होते हैं तो उसका पूरा उच्चार नहीं होता है। क ख ग घ ऐसे उच्चार होता है। च छ ज झ, उसको जब वो स्वर मिलता है क अ क, ख ग घ, का खा गा घा, की खी गी, तो ये स्वर मिलते हैं, अ आ इ उ, ये स्वर। तो ये स्वर का जो अंत है उसको हम बोलेंगे स्वरांत। तो जैसे अभी बोले राम शब्द कैसा है, तो थोड़ा बाजू में ज्यादा लंबा खींचना तो हमें स्वर कौन सा है पता चलता है। थोड़ा कैसे देखिए, रामो, राम, तो क्या है, अकारांत है। माला, थोड़ा खींचे तो समझ में आता है, माला कैसे, आकारांत है। रजनी, ई है ना, तो रजनी ईकारांत है, बाला आकारांत है, राम अकारांत है। भानु, तो क्या होता है, थोड़ा लंबा खींचने से पता चलता है, उकारांत है भानु। हाँ, फिर ये हिसाब से हम जान पा सकते हैं, आ, अकारांत है या उकारांत है या इकारांत है या रुकारांत है। पितृ, ये रुकारांत है, उसके अंत में रू है, स्वर है, रू, और लू भी एक स्वर होता है, फिर लू, रुलू। तो खास तौर पर अ ई उ ये ज्यादा आते हैं, तो इसके लिए उसका उच्चारण बहुत सम्यक होना चाहिए। ऐसे किए तो कहीं कभी भी कठिनाई नहीं होगी। तो ये आज का हमारा पाठ, ये बारंबार सुन के, इसके लिए प्रैक्टिस की बहुत जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने बोला है की अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यासेन काही, अभ्यास करून काय कुठलीही गोष्ट अशक्य नाही जगातली, त्याच्यासाठी आपल्याला कमीत कमी रोज एक पान वाचलंच पाहिजे। हमें एक पेज कम से कम प्रतिदिन
पढ़ना ही पड़ेगा और जोर से पढ़ना है, पूरे मोहल्ले को आवाज जाए, ऐसे खनखनित आवाज से, जोर से आवाज से बोलना है, पढ़ना है, तो उसका फायदा बहुत अच्छी तरह से होगा। अगर हम आगे चल के जैसे एक एक पाठ हम लेंगे, तो पाठ का मैं एक एक सेंटेंस जोर से पढ़ूंगा, उसके लिए गैप रखूंगा, आप उसके पीछे वो सेंटेंस पुस्तक सामने रखते हुए पढ़ते जाइए, तो पढ़ने का मजा कुछ और आएगा और पढ़ना आ जाएगा। तो पहली स्टेप हमारी अच्छी तरह से पढ़ना, उसके बाद हम आगे आगे देखते हैं। नमस्ते, पुनर्मिलामः।